हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो लोग भी सीटेट पेपर 2 का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएसटी के क्वेश्चंस लेके आई। ये क्वेश्चंस हमारे वो क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इससे पहले मैंने 5 क्लासेस करा चुकी हैं। जिन लोगों ने वो वीडियोज़ को नहीं देखा है वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। आज मेरी क्लास 6 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पेपर जो हमारा हुआ था, ये हमारा हुआ था 2013 में एग्ज़ाम हुआ था। और जो कब हुआ था, हमारा 28 जुलाई 2013 को हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 91 है। क्या यहाँ पे कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत डैश के लिए प्रसिद्ध था। कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र के अनुसार, किसके अनुसार अगर बात करें, इकोनॉमिक्स है, तो उसके अनुसार अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में, कौन से काल में, मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत के लिए प्रसिद्ध था। तो उत्तर पश्चिम भारत जो था वो किसके लिए प्रसिद्ध था, तो किसके लिए प्रसिद्ध था, हमारा कंबल के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए, कंबल के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है। क्या है, एम्फोरा एक डैश था। तो एम्फोरा जो था वो क्या था, तो एम्फोरा एक डैश था, क्या था, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार था। क्या था जो एम्फोरा था वो क्या था, एक लंबा और दोनों तरफ हत्थे लगे जार था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 93 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी। कह रहे हैं कि कौन से साम्राज्य में, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जो ब्लैक पेपर बोलते हैं जैसे, तो काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे डैश नाम से बुलाते थे। तो रोमन साम्राज्य के लोग जो थे, वहाँ पर इतनी मांग थी, वहाँ पर क्या बुलाया जाता था, जिसकी बहुत ज़्यादा काली मिर्च की क्या थी, डिमांड थी, तो उसे क्या बुलाया जाता था, काला सोना के नाम से बुलाया जाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 94 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि रहट, चरखे एवं यास्त्रों का आविष्कार डैश में हुआ था। तो रहट, चरखे एवं यास्त्रों का आविष्कार डैश में हुआ था। तो कहाँ उनका आविष्कार हुआ था, मध्यकाल में हुआ था। कहाँ हुआ था, मध्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया था। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान की प्रशंसा था, मतलब तारीफ में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया था। कौन सा प्रशस्ति पाया गया था, संस्कृत प्रशस्ति पाया गया था। तो किस दिल्ली सुल्तान की प्रशंसा में, तो किसकी सुल्तान की प्रशंसा में, तो अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा में जो था क्या पाया गया था, एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया था। अगर इसकी डिटेल पढ़ें तो क्या है, हमारे खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा में एक प्रशस्ति जोधपुर में पाया गया था। इसे जोधपुर शिलालेख के नाम से जाना जाता है। ये शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। इसे शिलालेख में अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का उल्लेख किया गया। तो अलाउद्दीन जो संस्कृत प्रशस्ति लेख जो पाया गया था उसमें जो था किसका उल्लेख किया गया है, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 कह रहे हैं कि हिरण गर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता है। तो हिरण गर्भ, कौन सा, हिरण गर्भ नामक जो अनुष्ठान किया जाता था, क्यों किया जाता था, तो ये किया जाता था राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए। चाहे वो जन्म से क्षत्रिय ना हो, चाहे उसका जन्म क्षत्रिय में ना हो, लेकिन उसे राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए कहा जाता था, किया जाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 97 है। क्या है, चोल काल में व्यापारियों के संघ को डैश कहा जाता था। क्या, चोल काल में व्यापारियों के संघ को, जो चोल काल था उसमें जो था व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता, तो व्यापारियों के संघ को जो कहा जाता था वो कहा जाता था नगरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था, नगरम कहा जाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 98 है। नाथ साहित्य का संबंध है। तो नाथ साहित्य का जो संबंध है, किस साहित्य का, नाथ साहित्य का जो संबंध है वो किससे है, वो जो है किससे है, हमारा बंगाली से है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 99 है। कह रहे हैं कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो जिसे किसके डैश के रूप में जाना जाता है, तो किसके रूप में जाना जाता है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है। कह रहे हैं कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद डैश को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो कांग्रेस द्वारा पारित किया गया था, क्या पारित किया गया था, पूर्ण स्वराज, या क्या लिख पाया गया था, पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज
1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद देश को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? तो कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 101 है, बिग बियर एक उदाहरण है। तो कह रहे हैं कि बिग बियर जो है वो उदाहरण है, किसका उदाहरण? तो बिग बियर जो उदाहरण है वो किसका है? तो बिग बियर उदाहरण है एक नक्षत्र मंडल का है। किसका उदाहरण है? एक नक्षत्र मंडल का बिग बियर उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। अगर बात करते हैं कि पृथ्वी से देखा जाए तो चंद्रमा का केवल कैसा दिखाई देता है? एक भाग दिखाई पड़ता है। तो एक भाग दिखाई पड़ता है, क्यों एक भाग दिखाई पड़ता है? तो चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष में घूमने में समान समय लगता है। तो क्या है यहाँ पे कह रहे हैं क्योंकि चंद्रमा का पृथ्वी से चंद्रमा का केवल क्या दिखाता है? एक भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। जो पृथ्वी है वो क्या होती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। कैसे घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 104 है, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, जैसे जैसे हम क्या होते हैं? जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से कहाँ जाते हैं? पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, तो देशांतर रेखाओं का आकार क्या होता है? समान रहता है। जो भी देशांतर रेखाएं होती हैं उनका जो आकार होता है वो क्या होता है? समान रहता है। जैसे जैसे हम कहाँ जाएंगे? पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध, यानी कि हम जो पूर्वी, यहाँ पे देखिए जो हमारा होता है ये क्या होता है? यहाँ पे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो यहाँ से क्या होता है? पूर्वी गोलार्ध से हम किधर आते हैं? पश्चिमी गोलार्ध की तरफ आते हैं, तो हमारे देशांतर रेखाओं का जो आकार होता है वो क्या होता है? समान रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 105 है, पृथ्वी दिन कहलाता है। पृथ्वी दिन यानी कि जो पृथ्वी डे, अर्थ डे जो है वो कब कहलाता है? तो पृथ्वी दिन जो कहलाता है वो कब कहलाता है? पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय। तो क्या है? पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106 है, विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। किसके दिन? किसके दिन? तो विषुव के दिन। विषुव के दिन जो सूर्य की, जैसे कि यहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं वो क्या होती हैं? सीधी पड़ती हैं। तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। किस पर सीधी पड़ती हैं? सूर्य की किरणें जो होती हैं वो सीधी पड़ती हैं। किस पे पड़ती हैं? विषुवत रेखा पे पड़ती है। तो विषुवत रेखा जो होती है ये हमारे अर्थ है, तो यहाँ पर जो बीच में होती है वो क्या होती है? विषुवत रेखा होती है। तो विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 107 है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर हमारा है 107 है। अंटार्कटिक महासागर में अनेक पोताश्रय, तो अटलांटिक कौन सा महासागर है? तो अटलांटिक महासागर में, कौन से महासागर में? अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन है। क्यों है? तो क्यों है? तो अटलांटिक महासागर की तट रेखा अधिक तंदुरित है। तो अटलांटिक महासागर की जो तट रेखा है वो क्या है? अधिक तंदुरित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 108 है। कह रहे हैं कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो कौन सी है हमारी? कौन सी है? एंडीज है। कौन सी है? एंडीज है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109 है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। तो भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110 है। लौटते मानसून के समय कह रहे हैं कि लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं। जो आर्द्र पवनें हैं वो बहती हैं, किस ओर बहती हैं? तो स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। कैसे बहती हैं? स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? तो पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है? तो ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112, विश्व का सबसे बड़ा दिन बेसिन कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी
विश्व का यानी कि पूरे वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो नदी बेसिन कौन सा है? हमारा अमेज़न नदी बेसिन है। कौन सा है? अमेज़न नदी बेसिन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 113 है, मलोका क्या है? तो क्या है मलोका? मलोका क्या है? तो मलोका क्या है? हमारा जो मलोका है वो क्या है? एक प्रकार का घर है। मलोका क्या है? एक प्रकार का घर होता है। तो मलोका कोलंबियन जनजातियों द्वारा बनाया गया घर मलोका कहा जाता है। ये जनजाति जो होती है वो कहाँ होती है? उत्तर पूर्वी पेरू में निवास करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 114 है, संसाधनों का सार्थकता पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना डैश कहलाता है। तो हमारा क्या कहलाता है? हमारा कहलाता है संसाधन संरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 115 है, रक्षक मेखला डैश की एक विधि है। तो रक्षक मेखला जो है वो किसकी एक डैश की विधि है? तो किसकी विधि है? तो रक्षक मेखला मृदा संरक्षण की एक विधि है। तो रक्षक मेखला क्या है? जो मृदा संरक्षण है यानी मिट्टी संरक्षण की क्या है? एक विधि है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 116 है, कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक डैशपुरा स्थल है। तो मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक डैशपुरा स्थल है। तो वो कैसा पुरा स्थल है? तो वो क्या है? पूरा पाषाणिक पुरा स्थल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 117 है, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे? तो कह रहे हैं कि ऋग्वेद काल में कौन से काल में? ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे? तो कौन थे विशेषकर प्रमुख थे? कौन कौन से थे? तो अग्नि, इंद्र और तथा सोम थे। कौन थे? अग्नि थे, इंद्र और तथा सोम थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 118 है, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहा जाता है। संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे डैश कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भारत यूरोप कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत यूरोप कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 119 है, किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता है? तो उत्तर की ओर क्या कर दिया जाता है? उसका सिर करके उसको क्या कर दिया जाता है? दफनाया जाता है। तो ऐसा कहाँ होता है? तो ऐसा होता है इनाम गांव में होता है। कहाँ होता है? इनाम गांव में होता है। तो अगर इसकी डिटेल पढ़ते हैं, देखिए क्या है, जो ताम्र पाषाणिक स्थल जो था वो कौन सा था? इनाम गांव महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो ताम्र पाषाणिक स्थल जो इनाम गांव है वो हमारा कहाँ है? इनाम गांव जो है वो हमारा कहाँ है? ये जो है कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ से कब्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसमें मृतक को उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाया गया था तथा जिसमें मृतक का सिर उत्तर की ओर था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120 है, बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया था? तो कह रहे हैं कि बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया था? तो क्या बताया गया था? तृष्णा बताया गया था। क्या बताया गया था? तृष्णा बताया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 121 है। देखिए इसमें हमें जो आपके क्वेश्चंस करा रही हूँ वो आपके 60 क्वेश्चंस हैं। तो अभी 90 से लेके मैं 91 से लेके आपको 150 कराऊंगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 121 है, कहने के उत्पादों की ब्रांडिंग करने से, तो उत्पादों की ब्रांडिंग करने से क्या होता है? उत्पादों की ब्रांडिंग करने से बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों में इसे भिन्न करता है। तो उत्पादों की ब्रांडिंग करने से क्या होता है? बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों में इसे क्या करता है? भिन्न करता है। इसके द्वारा बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से इसकी भिन्नता प्रकट होती है और पहचान होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 122 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? तो कह रहे हैं कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? तो संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 123 है। तो लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? यानी कि लोकसभा के लिए पूछना है, किसके लिए? लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो लोकसभा के लिए जो सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं? हमारे 2 सदस्य मनोनीत होते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति को लोकसभा में 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने का अधिकार है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 124 है। कौन सा है? 124। न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है। तो जो न्यायाधीश है, न्यायाधीश जो न्याय करता है, तो न्यायाधीश जो होता है वो किसी मुकदमे पर निर्णय देता है। तो किसे देता है? सबूतों के आधार पर देता है। जो न्यायाधीश जज होते हैं वो किसके सबूतों पर वो मुकदमे निर्णय लेते हैं? तो किस पे सबूतों के आधार पर क्या करते हैं? निर्णय लेते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 125 है, निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? तो किस पंथ पर क्या करेंगे, किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव क्या होता है, परिलक्षित होता है? तो किस पंथ पर होता है? आपका होता है जगन्नाथ पंथ पर होता है। क्या होता है? जगन्नाथ पंथ पर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका है 126 है, कितना है? 110। दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है, तो कैसे उन्हें रोका जा सकता है? तो दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को क्या है, रोका जा सकता है। तो कैसे रोका जा सकता है? उनको जो रोका जा सकता है कैसे? सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर। कैसे? सुरक्षित पीने वाले जल को सुरक्षित उपलब्ध कराकर रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 127 है, कह रहे हैं कि सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है, अतः शिक्षक को चाहिए कि वो, तो शिक्षक को चाहिए क्या? शिक्षक को चाहिए कि उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुष्टि अंतः क्रियाओं का क्या करे? आयोजन करे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 128 है, क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से किस कारक के विद्यार्थियों को किशोरों के व्यवहार व प्रवृत्ति पर असर के विषय में समाज विज्ञानियों के विचार सबसे अधिक विविधता लिए हुए हैं? तो किसके हैं? टेलीविज़न। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 129 है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी की कक्षा में शिक्षार्थियों की शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? तो कौन सर्वोत्तम है बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए? तो नए विषयों पर क्या करें कि नए विषयों पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना देना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 130 है, कह रहे हैं कि एक छात्रा भारतीय सैनिक द्वारा कारगिल युद्ध में झेली गई कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है। तो एक छात्रा यहाँ पे एक स्टूडेंट है, छात्रा भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेली गई कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है। वो कुछ सैनिकों को इंटरव्यू लेती है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? तो इन सैनिकों को जिनका इंटरव्यू ले रही है तो उनको क्या माना जाता है? तो उनको माना जा सकता है, क्या माना जा सकता है? प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। क्या माना जाता है? प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 131 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक शिक्षक कक्षा 7 के छात्रों को गहन अध्ययन के लिए प्रकरण देना चाहता है। यहाँ पे केस स्टडी यानी कि गहन अध्ययन, कह रहे हैं कि यहाँ पे एक शिक्षक है जो कक्षा 7 के बच्चों को क्या करना चाह रहा है? केस स्टडी यानी गहन अध्ययन, बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन के लिए प्रकरण देना चाहता है कि बच्चे जो हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके उसे पढ़ें। तो निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? इसमें 4 दे रखे हैं, तो किस पर बहुत उपयुक्त होगा? तो क्या होगा? भारत की प्रमुख फसलें, इस पर बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा गहन तरीके से सोचेंगे और उन पर अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 132 है, व्यक्ति चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रख निगमन निकालना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो निगमन निकालना जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? तो हमारा तर्कना कहलाता है। क्या कहलाता है? तर्कना कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 133 है, विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? कह रहे हैं कि विभिन्न देशों में भूमि के उपयोग को, किसके भूमि के उपयोग को दर्शाने के लिए, अलग अलग देशों में भूमि का उपयोग जो होता है, अलग अलग यूज़ होता है, उसको दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? तो सबसे उपयुक्त जो है वो कौन सा होगा? तो हमारा होगा तुलनात्मक चार्ट होगा। क्या होगा? तुलनात्मक चार्ट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 134 है, एक शिक्षक अपनी पाठ्य योजना में छात्र मौर्य वंश के पतन के कारणों का बात बता सकेंगे। सॉरी यहाँ पे कह रहे हैं कि एक शिक्षक अपनी पाठ्य योजना में, यहाँ पे एक टीचर जो है वो जो भी उसकी पाठ्य योजना में क्या कर सकेंगे? छात्र मौर्य वंश की पतन के कारणों को बता सकेंगे। अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखती है, तो ये उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा? तो ये जो उद्देश्य है वो किसके अंतर्गत आएगा? क्योंकि वहाँ पर वो जो है वो बता सकेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा अवबोध के अंदर आ जाएगा समझ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 135 है, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण हैं। तो निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त, इसमें से केवल एक रॉन्ग है, बाकी सभी क्या है? सृजनात्मक चिंतन के, क्रिएटिविटी चिंतन के क्या है? अभिलक्षण है। तो ऐसा कौन सा है जो नहीं है? तो उसको छोड़कर तो कौन सा नहीं है हमारा? जो नहीं है वो क्या है? दी गई समस्या के लिए सदा ठीक उत्तर देने के सामर्थ्य।
अगर बात करते हैं समस्या के लिए सदैव ठीक ठीक उत्तर देने के लिए सामर्थ्यता सृजनशीलता का लक्षण नहीं है। सृजनशीलता में नए विचारों की उत्पत्ति होती है। देखिए सृजनशील होता है जब बच्चा सृजनशील होगा तो उसमें ये नहीं कि कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर एक ही तरीके से दे, बल्कि उसको कई डिफरेंट तरीके से आंसर दे सकता है। उसमें तो क्या होता है उसके विचारों की उत्पत्ति होती है, न्यू विचारों की उत्पत्ति होती है। सृजनशीलता के अंतर्गत जो छात्र होते हैं उनमें विश्लेषण क्षमता है, कल्पना शक्ति का क्या होता है विकास होता है। सिर्फ यही नहीं जो आंसर है उसका वही आंसर दें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136 है। कह रहे हैं कि एक सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थी वो चर्चा आरंभ करते हैं कि विद्यालय के निकट मोबाइल टावर लगना चाहिए कि नहीं। तो एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी वो चर्चा आरंभ करते हैं। शिक्षार्थी यहाँ पे स्टूडेंट हैं, चर्चा कर रहे हैं कि विद्यालय के निकट जो है विद्यालय के पास मोबाइल टावर लगना चाहिए कि नहीं। एक छात्रा कहती है कि टावर से निकलने वाले विकिरण छात्रों को बीमार कर देगा। तो वहाँ पे स्टूडेंट जो है अपने आप में चर्चा कर रहे हैं कि मोबाइल टावर लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। और कह रही एक छात्रा क्या कहती है कि अगर वहाँ पर टावर लगता है तो उसकी जो विकिरणें होती हैं वो छात्रों को क्या करती हैं बीमार कर देगा। एक और छात्रा कहती है कि उसने समाचारों में सुना है कि मोबाइल टावर मनुष्य को बीमार नहीं करते हैं। और दूसरी छात्रा कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मोबाइल टावर मनुष्य को बीमार नहीं करता। तो एक शिक्षिका के नाते आप क्या करेंगे। यहाँ पे अगर एक शिक्षिका हैं तो आप एक शिक्षिका के नाते क्या करेंगे। तो यहाँ पे क्या है एक शिक्षिका के नाते आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे क्या है छात्राओं को इस स्थिति पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करेंगी जिससे वो स्थिति का वस्तुनिष्ठ आंकलन कर सके। अब यहाँ पे क्या करें एक टीचर है तो वहाँ पे क्या करेगी कि अगर ऐसा है तो आप जो है हमें कुछ इंफॉर्मेशन दें, ऐसा हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, उस पर कुछ चीज़ों को एकत्रित करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 137 है। कहने के एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी कि 6 to 8 उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन विषयों से ली जानी चाहिए। तो कह रहे हैं कि जो एनसीएफ 2005 के अनुसार कह रहे हैं कि जो क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक जो भी सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है उनको विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन विषयों से ली जानी चाहिए। तो किससे ली जानी चाहिए, विषय वस्तु किससे ली जानी चाहिए, हमारा इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। जो हमारा इतिहास है हिस्ट्री हो गया, भूगोल ज्योग्राफी हो गया, राजनीतिक शास्त्र हो गया, पॉलिटी हो गया और आपका इकोनॉमिक्स हो गया, इन सभी से लेनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138 है। निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा। निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समय रेखा यानी कि जो टाइम लाइन है वो सबसे उपयुक्त होगा। तो समय रेखा जो है वो किसमें सबसे उपयुक्त होगा, तो किसमें होगा, यहाँ पे क्या किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में। तो किसी राजवंश समय रेखा जो है टाइम लाइन जो होती है किसके लिए प्रस्तुत करने के लिए होती है, तो किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 139 है। मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है कि मानचित्र जो भी मैप होता है उस पर किसी स्थान को दर्शाना जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, तो किससे संबंधित होता है। तो किससे संबंधित होता है, हमारा कौशल से संबंधित होता है, स्किल से संबंधित होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140 है। बच्चों को कानून का बहुत कम अनुभव होता है। तो बच्चों को कानून का यानी कि जो भी हमारे कानून होते हैं तो उसका क्या होता है, बहुत ही कम अनुभव यानी एक्सपीरियंस होता है। इसलिए कानून पर परिचर्चा करते समय ये महत्वपूर्ण है कि शिक्षक तो कानून पर परिचर्चा करते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए, परिचित संदर्भों से, जिससे बच्चे जो हैं वो क्या है इंट्रोड्यूस हैं, पहले से ही जानते हैं, और परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण दें जिससे बच्चे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141 है। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशील होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए। तो एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कहने के एक एसएसटी की टीचर है उनके द्वारा कक्षा में प्रभावशील होने के लिए, एक कक्षा को प्रभावशील बनाने निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है, कौन सा मैथड जो है उपयोग में लाया जाना चाहिए। तो इसमें जो है कौन सा मैथड कह रहे हैं कि उपयोग में लाना चाहिए, तो कौन सा लाना चाहिए, विचार उत्तेजक व रुचिपूर्ण। तो विचार उत्तेजक रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों को विषय के प्रति आकर्षक बढ़ाना। तो हम क्या करेंगे, विचार उत्तेजक, बच्चे जो है उस पर विचार करें, उनमें रुचि इंटरेस्ट होगा तथा ऐसी गतिविधियां ऐसी एक्टिविटीज़ कराएंगे जिससे उनकी रुचि होगी तथा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति क्या होगा, आकर्षक बढ़ेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142 है। संविधान पर चर्चा करते समय ये महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सकें कि उपनिवेश के विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143 है। कौन सा है हमारा क्वेश्चन नंबर है 143। सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा। तो किस पर प्राथमिक तौर पर क्या होगा, केंद्रित होगा। तो किस पर होगा, अधिगम उद्देश्य,
तो किस पर होगा? अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधियां, रचनात्मक व संकलित आकलन पर होगा, केंद्रित होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 144 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए कि सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए कि तो सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि तो इसका जो उद्देश्य होना चाहिए कि छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 145 है। हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार की होना चाहिए। जैसे कि जो हमारा समाज है, सोसाइटी है, वो अलग अलग है, एक सा नहीं है। तो कह रहे हैं कि हमारा जो समाज है वो कैसा विविधतापूर्ण है, तो इसके लिए जो पाठ्य पुस्तकें, जो भी टेक्स्ट बुक हैं, वो किस प्रकार की होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए कि सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूह का उनसे जुड़ाव हो सके। तो ऐसी पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए जो सभी के लिए क्या हो, एक सी हो, समान हो, क्या सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूह का उनसे जुड़ाव हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा है 146 है। कह रहे हैं कि एनसीएफ 2005 सामाजिक विज्ञान में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है? तो एनसीएफ 2005 है उसमें जो है सामाजिक विज्ञान विषय में हम जो एनसीएफ 2005 के अनुसार जो बच्चों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है, एसएसटी पढ़ाया जाता है, उसको पढ़ाने का उद्देश्य जो है, ऑब्जेक्टिव क्या है? शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है। जो हम पढ़ा रहे हैं, एसएसटी पढ़ा रहे हैं, तो कि बिना उद्देश्य के तो बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, तो उनको किसी न किसी उद्देश्य के लिए पढ़ा रहे हैं। तो उसके लिए कह रहे हैं कि किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है। इससे बच्चे जो हैं किसके लिए तैयार हो जाएंगे? जब वो एसएसटी पढ़ेंगे तो उससे किसके लिए तैयार हो जाएंगे? तो किसके लिए तैयार हो जाएंगे? इससे जो है सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण के लिए तैयार करना है। तो इससे बच्चों को क्या करना है? हम सामाजिक विज्ञान इसलिए पढ़ाते हैं बच्चों को 6 to 8 में तो पढ़ाते हैं, तो जाके बच्चे जो है सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 147 है। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा अधिकार चलाया गया था? तो हमारा चलाया गया था नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था। तो क्यों चलाया गया था? समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग लेकर, समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर कौन सा अधिकार चलाया गया था? नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था। और ये कहाँ चलाया गया था? हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका में चलाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 148 है। मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? जो सीएम का चुनाव होता है, तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? तो मुख्यमंत्री का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है? चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी की विधेयकों द्वारा, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी की विधेयकों द्वारा होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 149 है। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक, तो लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है? तो लिंग मूलक भेदभाव जो प्रदर्शित करता है वो कौन सा प्रदर्शित करता है? लड़कियां केवल घर के काम काज कर सकती हैं। तो ये एक क्या करता है? लिंग मूलक भेदभाव को प्रदर्शित करता है। तो लड़कियां केवल घर के काम काज कर सकती हैं, ऐसा नहीं है। ये वाक्य लिंग मूलक भेदभाव को प्रदर्शित करता है, क्योंकि लड़कियां घर के काम काज के अलावा और भी कार्य कर सकती हैं, जैसे कि वर्तमान में दिखाई दे रहा है आपको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो लोकतंत्र जो भी डेमोक्रेसी है उसमें क्या होता है? संचार। लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो क्यों निभाते हैं? इससे क्या होता है? देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन निभाते हैं? हमारे संचार माध्यम के द्वारा जो होते हैं, देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली जो भी घटनाएं होती हैं उससे हमें पता चल जाती हैं। किसके माध्यम से? संचार के माध्यम से। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।